आप क्या कहेंगे एमटेक और पीएसयू? आपने तो दो, आप तो आईआईटी खड़गपुर गए भी थे। आप ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो अभी भी खड़गपुर से पास आउट हुए होंगे अभी, है ना? तो उनमें और आप में क्या क्या चेंजेस मतलब आप देखते हैं? ये तो आप बहुत अच्छा बता सकते हैं। मास्टर्स तो आप नहीं ही सर, कर रहे थे। आप मास्टर्स के बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। मास्टर्स और पीएसयूज बेसिकली वही, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भाई तुरंत आपको बेनिफिट्स चाहिए तो आप पीएसयूज की तरफ भागते हैं। और जैसा मैंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हम 12th में आईटीज चाहते थे, लेकिन मास्टर्स में जब हमको आईटीज मिलती है तो हम रेफरेन करते हैं कि भाई आईटी क्यों जाएं। एक डबल थॉट आने लगता है मन में, और ऑब्वियसली आना स्वाभाविक होता है। मैं भी उस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, आप भी गुजरे होंगे। तो देखिए, दोनों चीज़ डिपेंड करती है आपके पर्सनल चॉइसेस पे। अगर आपको मास्टर्स करना है तो देर इज नथिंग कि आप उसमें बैड बोलें, वो गलत ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली पीएसयूज, अगर आपको पीएसयूज चाहिए पीएसयूज चाहिए, बस अंतर इतना हो जाता है कि पीएसयूज का एक एज बार है। आप एज बार को क्रॉस करने के बाद पीएसयूज नहीं जा सकते। लाइक बीपीसी आप 24 साल के बाद नहीं जा सकते हो आप, लेकिन आप एमटेक कभी भी कर सकते हो। तो एक उस तरीके से आप सोच सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। फिर कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कि पर्टिकुलरली एमटेक के लिए सोचते हैं। और मैं बताऊं, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स, जिन्होंने रैंक लाया ऑल इंडिया 27 आई गेस 26 और 27, बट इन कंप्यूटर साइंस कैटेगरी। उनको पता था कि बहुत ज़्यादा पीएसयूज नहीं मिलेंगे, तो दे ऑप्टेड फॉर आईआईटी बॉम्बे और आईआईसी बैंगलोर और फॉर दैट मैटर और अच्छे आईआईटीज में। और फिर उसके बाद वो निकले और उसके बाद फिर वो अलग अलग एमएनसीज में। ठीक है, इसी के तरीके से और भी लोग हैं जो कि एमटेक करते हैं फिर रिसर्च फील्ड में चले जाते हैं। मेरे साथ ही इफ़ आई हैव टू शेयर कि मेरा ही दोस्त जो अब मास्टर्स में था मेरे साथ आईआईटी खड़गपुर में, वो अब आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी कर रहा है। वैसे ही और भी लोग हैं जो मेरे आईआईटी खड़गपुर में साथ थे, वो आईआईटी खड़गपुर से ही पीएचडी कर रहे हैं। अब मैंने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया, वो मैंने खुद के चॉइसेस ले लिए कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं इतना क्रिप करता हूँ वो मुझे जाना चाहिए, तो मैं पीएसयू आ गया। लेकिन मास्टर्स अपने आप में एक बहुत अच्छी चॉइस है। आप उसको ये मत समझिए कि आप मास्टर्स जाके रुक जाएंगे या आपकी लाइफ ग्रो नहीं हो पाएगी। अब आप देखेंगे कि आप आईआईटी से कैसे उठते हैं। जिस कॉलेज में आप कभी नहीं गए हो, आप उस कॉलेज को जीते हो। तो एमटेक इज एन इक्वली गुड ऑप्शन एज पीएसयूज। आप एमटेक के बाद इतने डाइवर्सिफाइड हो जाते हो, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट इतना डाइवर्सिफाइड हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं किसी में भी जा सकता हूँ। पीएसयूज में आप थोड़े से रेस्ट्रिक्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको इंस्टेंट मनी मिलने लगता है, आप सोसाइटी में लोग आपको जानने लगते हैं, भाई ऑफिसर हो गया है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो आपको लिस्ट डाउन करने हैं अपने चॉइसेस के हिसाब से। इसमें मैं कहूँ या आप कहें या कोई और कहे, वो मैटर नहीं करता। हाँ, आपको तुरंत मनी की जरूरत है, पीएसयू बिल्कुल ज्वाइन करें, नहीं तो आप एमटेक करें। मेरा एक, अगर आप मुझसे जनरल एडवाइस पूछे तो आई से कि आप एमटेक करें। एमटेक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपको सोचने का मौका मिलता है, 2 साल अपने साथ रहने का मौका मिलता है। आप 4 साल से खुद को रगड़ते हैं कि आप गेट में रैंक लाएं, उसका 2 साल आप खुद को नहीं दे सकते यार कि 2 साल आप इंजॉय करो। एमटेक में बेसिक आपको पैसे मिल जाते हैं, आपके जो ग्रांट्स होते हैं वो, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये बहुत सही है सर। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके समय पे सब अलग अलग पेपर्स हुआ करते थे, तो उसके लिए कैसे रहती थी? हर चीज़ के लिए एक ही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज रहती थी? कैसे दिया करते थे? आपने क्या क्या क्वालिफाई किया? कैसी फीलिंग आती थी? उस पर्पस में जानना है। नहीं, हमारे जो समय पे जो एग्ज़ाम होते थे, जितने भी पीएसयूज थे, सबके पैटर्न डिफर करते थे। उसमें एक ही चीज़ कॉमन हुआ करता था, वो है टेक्निकल एग्ज़ाम। जो भी हमारे जो कोर पेपर होते थे मैकेनिकल के, वो कॉमन होते थे। मतलब पैटर्न एक होते थे, लेकिन क्वेश्चंस तो अलग ही होते थे। किसी में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से ज़्यादा पूछते थे, और कुछ ऐसे जैसे नॉन टेक्निकल भी उसमें पार्ट होते थे, जो किसी में ज़्यादा होते थे, किसी में कम होते थे। लेकिन एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता था थोड़ा डिफ़र करता था। हाँ, लेकिन आप जब प्रिपरेशन चाहे नॉन टेक्निकल हो चाहे टेक्निकल हो, अगर एक बार आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गई तो लगभग सारे एग्ज़ाम लोग क्वालिफाई करना शुरू कर देते हैं। उस हमारे समय के एग्ज़ाम का एक प्लस पॉइंट ये रहा कि चलिए ठीक है, किसी दिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएँ तो आपको अपॉर्चुनिटी रहता था कि दूसरे दिन हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज मैं अच्छा मानता हूँ कि ठीक है, लोग को अब बार एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके डिमेरिट ये है कि अगर एक दिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। उसमें से ये करंटली मैं जो एचपीसीएल में उसमें हूँ, बीपीसीएल में क्वालिफाई किया था, एनटीपीसी में क्वालिफाई किया था, इसरो में क्वालिफाई किया था। तो
मेरा यही मानना है, जब मैंने क्वालिफाई करना शुरू किया तो मैंने यही माना कि जब मैंने एक लेवल अचीव कर लिया तो सारे एग्ज़ाम फिर होने लगते हैं। सर आपके बारे में मतलब आपने क्या क्या, जैसा सर ने बोला एग्जैक्टली सेम ट्यून से मैं कैरी ऑन करता हूँ इसको बेटन लेके, कि अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई करने लायक हो जाते हैं ना, तो आप धीरे धीरे सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करने लगते हैं। मतलब अब ये चीज़ कंटेक्स्ट अलग हो जाता है कि भाई अलग अलग PSU एग्जाम्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा PSU कहीं बाहर से एग्जाम ले लेता है तो आप डेफिनेटली अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उस एग्जाम को देने में, उस एग्जाम को फाइट करने में और आगे बढ़ने में। जैसे कोल इंडिया ने बीच में लिया था, तो अगर मेरी जर्नी पूछी जाए तो आई हैव आल्सो बीन सेलेक्टेड इन कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग। 12 लोगों के पैनल इंटरव्यू दैट थिंग, वो अलग से रिटर्न एग्जाम हुआ था जिसमें कुछ 180 कट ऑफ किया था 200 में। तो वो एग्जाम क्लियर हो गया बिकॉज मैंने गेट अच्छे से दे दिया था। फिर इंटरव्यू की तो तैयारी चल ही रही थी, तो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो जैसे सर ने कहा सेम एग्जैक्टली सेम ट्यून्स में मैं बोलूँगा कि अगर आप कोई भी एक एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लिए तो आपको डेफिनेटली वो देता है, वो फसल जो आप एक बार बोते हैं वो आप बाद में काटते हैं। यही चीज़ अगर आप थोड़ा सा और मैं बैकवर्ड जाके बोलूँ तो जैसा मैं बोलता हूँ कि मेहनत आप जो करते हो वो काम आता है। IITs में जब आप जाते हैं और मास्टर्स की क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपके साथ बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स बैठते हैं, करीब 200 लोग बैठते हैं क्लास में। प्रोफेसर क्वेश्चन देता है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं या तो ज़्यादातर रेस्पॉन्सेज होते हैं वो मास्टर्स की तरफ से आते हैं। PhD वाले थोड़े सैचुरेशन तक पहुंच जाते हैं और बैचलर वाले इतने उड़ चुके होते हैं दुनिया से कि वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, डू नॉट मीन एनीथिंग। लेकिन मास्टर्स वाले आपको हमेशा रिस्पॉन्सिव दिखते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों पे। प्रोफेसर्स को प्रॉपरली इंटरेक्शन होता है उनके साथ, बिकॉज मास्टर्स वाले मेहनत करे रहते हैं, कभी ना कभी मेहनत किए रहते हैं उसके लिए। तो वो उस चीज़ को बहुत सैक्रोसेंट मानते हैं कि यार बहुत पवित्र चीज़ है IIT जाना और IIT में परफॉर्म करना। तो सिमिलरली आप PSUs के साथ भी मान सकते हैं, आप एक बार मेहनत करिए, आपको डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बहुत बहुत सही लग रहा है सर मेरे को, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को एक्चुअल में जानने मिल रही हैं जो इतने बड़े गैप में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सर आप बताइए आपके समय में इंटरव्यूज़ कैसे हुआ करते थे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती थी, आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए, किस तरीके का प्रिपरेशन होना चाहिए? क्या हम लोग जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करते हैं एक बुक को देख के करते हैं सर, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता है, आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती हैं। आप एक इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं और आपने कितने सारे फेस किए हैं, क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने लगभग 4-5 इंटरव्यू फेस किए हैं। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो चेक किया जाता है, प्लस आपका जो साइकोलॉजी भी देखा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, कंपनी के लिए क्या सोचते हैं, कंपनी में जॉब के प्रति आपका फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं, ये सब पूछा जाता है। वहाँ पे उस पैनल में हर तरह के लोग होते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी पूछते हैं, जो आपके फ्यूचर प्लान से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, HR से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। मेरा मानना है कि हाँ, आप कुछ भी तैयारी करके जाइए, वो क्या पूछेंगे आपको पता नहीं है। और आप जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, आपने इतना पढ़ाई कर लिया, एक सर्कल में जितनी चीज़ें डाल लिया, लेकिन हो सकता है आपको इस सर्कल से बाहर चीज़ें पूछ दें इंटरव्यू में। तो आप इंटरव्यू में जो आपका जो ओवरऑल जो नॉलेज है वही काम आता है। और जो मैं यही बोलूँगा, जो भी आप पढ़ाई करें वो ऑनेस्टली करें, तो आपको कोई भी इंटरव्यू में भी कोई इशू नहीं होने वाला है। और सर जैसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कि HR से रिलेटेड पूछे जाते हैं, एक ऐसा भी पूछते हैं, सपोज कि आपका प्रोजेक्ट क्या था आपका फाइनल ईयर में, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। या फिर आपका कोई फेवरेट पेपर क्या था आपका इंजीनियरिंग में, उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछते हैं। तो मुझे आप बोल नहीं सकते कि क्या पूछेंगे वो, तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। इट मे बी टेक्निकल, इट मे बी नॉन टेक्निकल। तो सर मतलब इस चीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, और आपके समय में कैसे किया जाता था कि पर्सनालिटी को कैसे अच्छा दिखाया जाए? अपने ग्रुप स्टडी जब करते थे तो हम लोग इसका बहुत प्रिपरेशन करते थे। हम लोग इवन स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी हम लोग काफ़ी ग्रुप में प्रैक्टिस करते थे। रात में खाना खाने के बाद हम लोग हॉस्टल के छत पे चले जाते थे, वहाँ पे हम लोग एक एक सब्जेक्ट लेके हम लोग बोलते थे लगभग 10 मिनट। और आई टू स्पीक, मतलब मैं एक्चुअली बिहार से हूँ और वहाँ पे क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश का ये नहीं था, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, स्पीकिंग इंग्लिश। और काफ़ी मैंने इस पर मेहनत भी किया, फर्दर इम्प्रूव भी किया, और इंटरव्यू के लिए भी स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर किया था।
तो इस हैं मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे थोड़ा सा लोग बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लोग सीख सकते हैं। इवन हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले लोग भी आज के डेट में अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छी कंपनी आप सेलेक्ट कीजिए अपने ड्यूरिंग योर स्टडी, ड्यूरिंग योर एकेडमी पीरियड, तो आपको नॉलेज ऑलवेज इम्प्रूव होगा आपका और आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं ये अपनी नेटवर्क हमेशा बनाए रखिए, आपका जो गैप है नॉलेज का वो हमेशा उसको फिल करेगा। सर, अभी के ज़माने में इंटरव्यूज़ में आपने क्या क्या दिलाया है, किन किन चीज़ों को आपने सोचा कि यहाँ पर मैं इम्प्रूव कर सकता था, या बाकी लोग क्या कर रहे हैं जिसको देखा जाए? बेसिक्स इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। मैंने जितना पढ़ा है कि इंटरव्यूज़ में बेसिकली आप क्या हो वो दिखाना होता है आपको कुछ बन के नहीं जाना होता। आप जो हो यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। तो जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे वहाँ पे भी आपसे बातें होंगी, कोई आपको मारने नहीं दौड़ेगा अगर आप गलत आंसर दे दिए तो। लेकिन इस जगह पे ये ज़रूरी है कि आपको खुद को प्रेजेंट करना है तो आप ऐसा भी प्रेजेंट करिए कि सामने वाला समझ पाए। अब आपको आती पूरी थर्मोडायनामिक्स है लेकिन आप टेम्परेचर नहीं समझा पा रहे हो सामने वाले को, तो थोड़ा दिक्कत है आपके समझाने में। और आइंस्टाइन ने भी बोला हुआ है कि अगर आप किसी चीज़ को समझ गए हैं और आप उसको 5 साल के बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को नहीं समझे। तो इंटरव्यू जो चीज़ें हैं बेसिकली, इंटरव्यू आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देती है फिजिकली। आप लिख के हर चीज़ नहीं बता सकते। इंटरव्यूज़ के बारे में जो आपने पूछा कि मैंने कहाँ दिया, मैं पॉइंट वाइज आता हूँ। मैंने ONGC में इंटरव्यू दिया है, मैंने इंडियन ऑयल में इंटरव्यू दिया है, फिर मैंने HPCL में तो दिया ही है, कोल इंडिया में दिया है, और मेरे हिसाब से बस इतने ही दिए हैं। बार्क में मैंने इंटरव्यू दिया है 1-1.25 घंटे का। तो इंटरव्यूज़ तो ये हुए। बार्क को अगर आप अलग रखते हैं, बार्क तो टोटली टेक्निकल हो जाता है। वो टेक्निकल में आपसे यहाँ से पूछना चालू करते हैं कि आप मतलब क्या जानते हो, और वो उस डेप्थ तक पहुँचेंगे कि यहाँ पे आप क्या नहीं जानते हो। और इंटरव्यूअर आपका ये नहीं देखता कि आप उसको बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, वो आपका अप्रोच देखते हैं कि आप जिस अप्रोच के साथ सोच रहे हो चीज़ों को वो कैसा है। ये टेक्निकल हो गया, लेकिन यही चीज़ आपके लाइफ के बारे में भी है। तो मैं यहीं पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि जो आप इंटरव्यू की तैयारी की बात करते हैं ना, ये आप कुछ नया नहीं करते हैं। मतलब आपने गेट में रैंक ले आया फिर आप तैयारी करने बैठे, नहीं। आप इंटरव्यू के लिए ऑल द प्रोसेस वे लॉन्ग तैयार होते जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में आप माइक डिबेट कंपटीशन होता था, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होता था, पोइट्री कॉन्टेस्ट होती थी, राइटिंग कॉन्टेस्ट होता था। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम डेवलप करते जाएं अपने आप को बोलने में, लिखने में, प्रेजेंट करने में, बॉडी लैंग्वेज में। और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है। आप कभी भी रेस्ट्रिक्ट होकर नहीं कर सकते कि अब मैं सीखना चालू करूँगा। आप सीखते जाते हैं। तो इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंस, जैसे सर ने कहा, कॉन्फिडेंस इज द मस्ट, क्योंकि आप जो बोलेंगे वो आप कितने कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं सामने वाले को, वो उन्हें ईजिली उसको ग्रास्प करेगा। मैं हो सकता है आपको बोल दूं कि 100, अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ 100, तो आप मान जाएंगे 100 मैं बोल रहा हूँ। आपको उसकी सैंक्टिटी नहीं देखेंगे कि वो 100 है कि नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। ये चीज़ कॉन्फिडेंस होता है। साथ ही साथ सब्जेक्ट नॉलेज, आपको अपना सब्जेक्ट नॉलेज पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, बिकॉज आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करने वाले हो। जहाँ तक बात रही नॉन टेक्निकल पार्ट की, तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपसे कुछ भी पूछा जाता है। मुझसे पूछा गया था तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है, मैंने बताया कि भाई द परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज माई फेवरेट मूवी। उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बोला कि सर उस मूवी से मुझे पता चला कि आप स्ट्रगल करते हो और इस स्ट्रगल के प्रोसेस में आप खुश होते हो। आप खुश नहीं हो जाते, आप स्ट्रगल करते हैं फिर आप खुश होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इट्स अ रियल स्टोरी अबाउट क्रिस गार्डनर। तो वो मूवी दिखाती है आपको कि आप कितने इमोशनली टच होते हो जब आप उस स्ट्रगल को देखते हो और सोचते हो कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। उसका स्ट्रगल हो सकता है ज़्यादा हो, कम हो, लेकिन स्ट्रगल सबके लाइफ में हो सकता है। आप गर्मी में पढ़ रहे हो, गांव के किसी कोने में पढ़ रहे हो, इसी ऐसी जगह पढ़ रहे हो जहाँ इंटरनेट नहीं हो सकता है आपके पास फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन आप ये स्ट्रगल्स याद रखते हो, बिकॉज ये स्ट्रगल्स आपको डिफाइन करते हैं। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो ये आपका वो स्टेपिंग स्टोन है जिसको आप हमेशा याद रखते हो और चेरिश करते हो कि मैं उस जगह से आया। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ को लोग बाहर कम जानते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ है, इंटरव्यू इज जस्ट अ पार्ट। अगर कोई बंदा इंटरव्यू की तैयारी करने भी बोला जाए उसको, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप ऑल द वे लॉन्ग तैयार होइए। अपने बॉडी लैंग्वेज को ऐसा रखिए कि आप सामने वाले को एक्सप्रेसिबल दिखें, आप अपनी बातें सामान्य शब्दों में रख सकें और अपनी बातों को प्रॉपरली रखें, प्यार से रखें, सामने वाला समझ जाएगा। इंटरव्यूज में यही होता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 76.97 मार्क्स लाके 76.96 मार्क्स कट ऑफ क्लियर करके 0.01 मार्क्स से HPCL में हूँ,
तो इसमें इंटरव्यू और जीडी के मार्क्स अगर जोड़ लिए जाए तो उतना बड़ा अंतर पैदा नहीं होता। ठीक है, पैदा अंतर होता है कि भाई आप कैसे अपने आप को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं इस होल प्रोसेस में। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट इंटरव्यू टिल डेट। तो सर आपने ऐसा कुछ प्रिपरेशन किया था क्या कि इंटरव्यू के पहले कुछ अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे बोलने वोलने का, जैसे सर ने कहा कि ऐसा कुछ प्रैक्टिस था कि आप स्ट्रेट चले गए थे और परफॉर्म कर दिया था? देखिए, आपको लड़ने जाना है तो आपको तलवार तो शार्प करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आप नया तलवार बनाएं, लेकिन तलवार को शार्पन करना पड़ेगा ताकि कट सके। तो आपको आपके जो नॉलेज है उसको ब्रश करने पड़ेंगे। अगर आपको पता है कि आप वहाँ जाके थर्मोडायनामिक्स बोलने वाले हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। आपको बहुत सारी पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको और जाननी पड़ेंगी, कुछ स्टेटमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ केसेस याद रखने पड़ेंगे, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी जो मैंने की, मैंने हर टेक्निकल इंटरव्यू से पहले कुछ अपने स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड्स पे ब्रशअप किया उनको, और अपने बात करने के तरीके पे मैंने इम्प्रूवमेंट लाया। मतलब वो तो मैं लगातार लाता हूँ, अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन मैंने कोशिश किया उस पर कि मैं जो भी बोलूँ सामने वाले को कम शब्दों में ज़्यादा बोल पाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट आई प्रिपेयर्ड फॉर। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना कि एग्जामिनेशन होने वाला है। और साथ साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इससे पहले हम लोगों का एक और सीरीज़ हुआ है विद प्रिंस सोनी सर, तो उन्होंने भी बताया है कि बार के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। और ये आप भी अभी कह रहे हैं कि टेक्निकल उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। टेक्निकल्स इसीलिए पूछी जाती हैं ताकि वो जान पाएं कि आपने कितना जाना है। इंटरव्यू, जब आप बार के इंटरव्यू में बैठेंगे कभी, तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा पर्टिकुलरली यहाँ पे कि बार के इंटरव्यू में सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको अंदर से दुख होने लगता है कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी थी लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं। मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ के मैं निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मुझे एग्जाम निकालना है। आपको लगने लगेगा कि यार मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी तो है लेकिन सरफेस पे मैंने सीखी नहीं है। बार वाले ये आपको रियलाइज करा देते हैं, और जब आप ये रियलाइज करने लगते हैं ना, तब आपको लगता है कि यार थोड़ा अच्छे से पढ़ना था। इवन मैं ये मानता हूँ कि जो टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी वहाँ पे जाके तकलीफ लेते हैं कि बार के एग्जाम में बार का इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा है यार। क्यों? क्योंकि वो बहुत ग्राइंड करता है आपको अंदर से। आप चालू करते हैं उस चीज़ से जो आपको पता है, लेकिन वो इतने डेप्थ में घुसते हैं ना कि आपको लगेगा कि यार सिंपल तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पूछ रहे हैं, कोई बना के नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन आपको आना चाहिए, आपको नहीं आता, आपको तरस आने लगता है खुद पे। वो जो 1 घंटा 1.25 घंटे का जो पीरियड होता है ना, उसमें आपका 15 मिनट आपके हैप्पी आवर्स होते हैं। उसके बाद के जो 1 आवर होता है ना, उसमें आप स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल खुद से करते हैं, किसी और से नहीं। सामने वाला आपको बहुत प्यार से, विनम्रता से सपोर्ट कर करके कि बेटा ये तो ऐसा होगा ना, ये तो ऐसा होगा ना, ऐसा बताते हैं, लेकिन फिर भी आप स्ट्रगल करते हैं। ये है मेन कॉज। तो बार को चेरिश करें। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर बार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस तरीके से पढ़ें। आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जो आप सोच रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव हम लोगों को पता चला कि बार के एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूरी हम लोगों का जर्नी रहना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सर। तो फाइनली फिर हमारा सिलेक्शन हो गया HPCL में, तो यहाँ पर की जर्नी कैसे रही? मतलब कहाँ से शुरू किया आपने? अभी आपको 15 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली, क्या क्या चीज़ें में ट्रांसफॉर्मेशन आया? आप कौन से प्रोफाइल पे एंटर किए थे, अभी किस प्रोफाइल पे हैं, इसके बारे में? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं 2006 में कंपनी ज्वाइन किया था, और बाय एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे मैं इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता था। वहाँ पे जो चीज़ें जो हैंडल होते थे, वहाँ पे जो लुब्रिकेंट्स जो बनते हैं, जो मार्केट में आप देखते हैं अपने व्हीकल के लिए जो यूज़ करते हैं, वहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। मेरा जो काम था कि मैं जो मटेरियल सप्लाई है उसको इंश्योर करूँ ऑन टाइम, सो दैट प्रोडक्टिविटी शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो काफ़ी चैलेंजिंग था। ऑल ऑफ सडन मैं कॉलेज में एज ए स्टूडेंट था, किसी बात की चिंता नहीं थी, बस जॉब होने की चिंता थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी मिल गई। मैं काफ़ी शुरू में परेशानी भी हुई मुझे, क्योंकि चीज़ों को समझने में ये क्या है, ये क्या रॉ मटेरियल है, ये क्या लुब्रिकेंट्स है। तो जो हमने पढ़ाई के दौरान समझा कि हाँ ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए कितने सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, कितना मेहनत लगता है, वो मुझे पता नहीं था। उसके पीछे और भी कितने ग्राउंड वर्क होते हैं उसका मैनेजमेंट को, सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए। वहाँ जाके मैंने सीखा कि जॉब में क्या करना पड़ता है, क्या आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं।
उसके बाद वहाँ 5 साल बॉम्बे में काम करने के बाद मुझे जो दूसरा जो मुझे मौका मिला वो मैं रिटेल सेल्स देखा, मैं विक्रय अधिकारी बन के गया मैं कर्नाटका में गुलबर्गा एक छोटी सी जगह है। वहाँ फिर मुझे ऑल ऑफ सडन मेरा प्रोफाइल चेंज हो गया। पहले मैं जो प्रोफाइल हैंडल कर रहा था उसमें मैं सिंपल रॉ मटेरियल मैनेजमेंट देखता था। उसके बाद मैंने फिर ये सीखा कि आपका जो एक बिज़नेस यूनिट है जिसमें आप पेट्रोल डीजल जो आम पब्लिक को सर्व करते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे देखा जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए और कंपनी का नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए। तो वहाँ मैंने ये सब सीखा। वो भी काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था क्योंकि हर तरह के लोग को आपको डील करना पड़ता था और साथ ही साथ कंपनी के सारे नियम कानून का पालन जो सरकारी नियम होते थे उसका पालन भी होना चाहिए और गुणवत्ता सही होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। फिर उसके बाद जो तीसरा मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद मुझे रिटेल इंजीनियरिंग में काम करने का मौका मिला। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर एक जगह है, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ से मुझे जो इंजीनियरिंग से जो हमारा जॉब है वो एक मिक्स जॉब है जिसमें हमको सिविल से रिलेटेड भी जॉब देखना पड़ता है, साथ ही साथ आपका मैकेनिकल जॉब भी होता है। जैसे मैकेनिकल जैसे पाइपलाइन का जॉब हुआ, ये मैकेनिकल पार्ट हो गया, तो मिक्स जॉब देखना है। तो अब हमको जो नॉलेज जो है अपने जो नॉलेज को जो सीमाएं बढ़ाना पड़ता है। मैंने केवल अभी मैकेनिकल पढ़ाई किया लेकिन अब मुझे सिविल भी देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि आप में अपने पढ़ाई के दौरान ये सारी चीज़ों का इनपुट मिलता है आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी कि थोड़ा थोड़ा सारी नॉलेज होती है। यू हैव टू बी ए कंप्लीट इंजीनियर। आपको स्पेशलाइज यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना काम करना पड़ता है, अगर आप जो आपके अवेलेबल जो ड्राइंग होते हैं उसके बेसिस पे कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा इनिशियली मेहनत करना पड़ता है, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, आपका कंट्रोल हो जाता है। तो मैंने ये देखा कि एवरी टाइम यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, और चेंज बहुत पेनफुल होता है। आप मंथन से भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो अभी चेंज फेस किया है उसको कैसा लग रहा है। तो चेंज के लिए आपको रेडी रहना, और इट इज़ चैलेंजिंग ऑलवेज। और मैं मानता हूँ इट इज़ ऑलवेज लर्निंग। आपका लर्निंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होता है। शायद मैं रिटायरमेंट तक भी मैं लर्न करता ही रहूँगा, इवन रिटायरमेंट के बाद भी लर्न करूँगा मैं। तो लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होता, इससे आपको कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको ऑलवेज लर्न करना है और आप यू हैव टू बी गेट अपडेटेड। आप अदरवाइज आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो देन यू विल बी आउटडेटेड। तो इस कंपटीशन के दौर में आउटडेटेड लोगों की पूछ नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ऑलवेज बी एनर्जेटिक, बी रेडी टू लर्न। रेडी टू लर्न। सर, तो एक चीज़ अभी सी मैं कंटिन्यू करूँगा कि आप इतनी तैयारी की इंजीनियरिंग में पूरा पढ़े हैं टेक्निकल वगैरह, और फिर आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो क्या सारी चीज़ें वहाँ पर की यहाँ पे अप्लाई होती हैं? क्या वही फोर्स निकालना, वही सारे बैलेंसिंग करना, या एफएम में पढ़ रहे हैं फ्लूइड का तो विस्कोसिटी निकालना, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं? आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा एप्लीकेशन आता है। आप जो भी बोले डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन एजुकेशन से आपके जो लैंग्वेज इट इज़ जस्ट यू कैन से इट्स अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप कोई भी पढ़ाई जब करते हैं, जैसे आपने विस्कोसिटी निकालना, हमने पढ़ा इंजीनियरिंग में, इवन 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन एप्लीकेशन तो है। आज आप पेट्रोल डीजल की विस्कोसिटी निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं। आप उससे उसकी गुणवत्ता को समझते हैं कि ये सही है कि नहीं है बाई चेकिंग दिस पैरामीटर्स। आप उसके रिपोर्ट को देखते हैं, आप वो सब आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या है, तभी तो आप समझेंगे कि इसके पैरामीटर सही है कि नहीं है। एप्लीकेशन है, ये डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि उसका एप्लीकेशन आप कैसे कर रहे हैं अपने काम में। ऑन जॉब आपके एप्लीकेशन आते हैं, 100% नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ता है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। और एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स यू। कभी आपका कोई भी पार्ट, कोई भी एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपको ये सोचना है कि आपको उसको अप्लाई कैसे करना है। सही है। सर, आप बताइए, मतलब अभी आप कौन से प्रोफाइल में एंटर किए थे, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं, और कैसे इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब आपको ये लगता है ना एक्चुअल में कि जॉब लग जाएगी, मस्त लाइफ चलेगी, हर चीज़ बढ़िया रहेगा, तो उसके कंपैरिजन में मतलब जॉब लगने के बाद क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, और वो जो सपने देखे थे उस समय पे वो सारे आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? जॉब लगने के बाद मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंजीनियरिंग ऑफिसर।
तो इंजीनियरिंग ऑफिसर में रवि सर ही मेरे बॉस थे और फिर हम इंजीनियरिंग संभालते थे, तो मुझे आइडिया जो पूरे इंजीनियरिंग की समझ हुई वो यहीं से हुई। थोड़ा सा सर के बारे में भी, जैसे सर ने बोला, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि सर मैकेनिकल से पढ़े, सर ने ल्यूब इन्वेंट्री जगह पे काम कर लिया तो केमिकल सीख लिया इन्होंने, सेल संभाला तो मैनेजमेंट संभाल लिया, फिर अभी इंजीनियरिंग में आ गए तो सिविल मैकेनिकल देख लिया, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन तो कंप्यूटर साइंस भी देख लेते हैं ये। तो बेसिकली ओवरऑल इंजीनियर सर बनने की तरफ में है हम लर्निंग फेज में। तो 2 साल जो मेरा था, जो मैंने इंजीनियरिंग में दिया, मैंने सिविल और मैकेनिकल चीज़ें देखी, फाइनेंस चीज़ें देखी, फाइनेंस की भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ये सिखाती हैं आपको। ये टोटल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है, जो आप पढ़ते हैं उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको याद नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। बैलेंसिंग आपने बोला, मुझे याद आ गया वो बैलेंसिंग चैप्टर था बस और अंदर का कुछ नहीं। तो ये अंतर आपको महसूस होता है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो, क्योंकि अब आपको चीज़ों से डील करना है, अब आपको लोगों से डील करना है, अब आपको प्रैक्टिकली उतरना है। अभी तक आप सिर्फ बुक्स में थे, अभी गलतियाँ होती थी तो सुधारी जा सकती थी, अब गलतियाँ होंगी तो आपको खुद पे ओनस लेके सुधारना होगा। सुधरेंगे दोनों में, लेकिन इस बार आप खुद को फील्ड में उतारते हैं। फिर आपने जैसे पूछा कि जॉब लगने के बाद वाली फीलिंग, और फिर देखिए जॉब लगने तक ना आपको ये लगता है कि यार बस जॉब लग जाए फिर ज़िंदगी सेटल्ड है। ये एक बहुत कॉमन नोशन है, क्योंकि मैं इसके साथ जीता था कि जॉब लग जाए, PSU मिल जाए एंड देन यू आर ऑल सेटल्ड, ज़िंदगी में फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बोला, इट इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग। आप सेलेक्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि आपका ऑफर लेटर आने वाला है, आपका जो वो 1-1.5 महीने का हनीमून पीरियड होता है, बहुत इंजॉय करते हैं कि यार जॉब लग गई है, पैसे आएंगे, अब तो घर वालों पे भी डिपेंडेंसी कम है, घर वाले भी बड़े शान से घूम रहे हैं, बेटा लग गया है नौकरी में, ज़िंदगी अच्छी हो।